इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार। कार्यक्रम के साथ मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मेरे साथ हैं विनोद कुमार। विनोद, देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो प्रकृति ने हम सबको मौसम के अनुसार रंग बिरंगी अलग अलग तरह की सब्जियां प्रदान की हैं, जिनको खाकर हम सेहत तो बनाते ही हैं। और अगर किसान भाइयों की बात करें तो उनके लिए भी व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जियां हो जाती हैं। अब देखिए बरसात चली गई है और बरसात के बाद सर्दियां शुरू हो जाएंगी, तो सर्दियों में जो रबी की सब्जियां होती हैं उनकी बुआई और उनकी आवक भी अच्छी खासी होने लगती है। तो ऐसी बहुत सी सब्जियां हैं जिन्हें हम जड़ वाली सब्जियां कहते हैं। कुछ होती हैं पत्ते वाली, हरी भरी, और कुछ होती हैं जड़ वाली सब्जियां। जड़ वाली सब्जियों की अगर हम बात करें विनोद, तो बात मूली की हो गई, गाजर की हो गई, शलगम की हो गई, और इस तरीके की सब्जियां। चुकंदर की बात करें तो वो बड़ा पौष्टिक होता है। आज जो हम हैं ऐसी ही बातों को लेकर आए हैं अपने किसान भाइयों के लिए कि विषय जड़ सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन, अधिक लाभ के लिए बेहतर अवसर क्या हो सकते हैं। और इसके साथ हमारे लिए आज जो मैं अपनी तरफ से बहुत सारी बातें तो करूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगे। जी, बातें करेंगे और इसके साथ साथ जो हमारे श्रोता हैं उनके साथ भी हम बातें करेंगे। और उनको अगर इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल अगर पूछना है तो वो सीधा फ़ोन कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। नंबर एक बार हम बता देते हैं। दिल्ली का एसटीडी कोड रहेगा 011, नंबर रहेंगे 23421081। इसके अलावा दूसरा नंबर है 23421083। विषय एक बार फिर बता देते हैं, जड़ सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन, अधिक लाभ के लिए बेहतरीन विकल्प। और एक गुजारिश और सभी से कि अगर आप हमें फोन करें, कॉल करें, तो आप विषय से संबंधित ही सवाल पूछें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है। और देखिए एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर गोगराज, प्रधान वैज्ञानिक, शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि जड़ सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन, अधिक लाभ के लिए बेहतर अवसर, तो सबसे पहले तो मेरे जहन में यही सवाल आता है कि जो जड़ वाली सब्जियां हैं वो स्वास्थ्य की दृष्टि से कितनी पौष्टिक हो सकती हैं, या फिर आर्थिक दृष्टि से, यानी कि अगर हम किसान भाइयों के लिए बात करें तो आर्थिक दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। जी देखिए, अगर हम जड़ वाली सब्जियों की बात करें तो ये रबी के मौसम की फसलें हैं, जो कि इनकी जो बुआई है वो अगस्त के माह से, अगस्त के अंतिम सप्ताह से शुरू होती है और इनकी जो बुआई है वो लगभग जनवरी फरवरी तक चलती है। कुछ फसलें जैसे मूली, जिसको हम सितंबर से शुरू करके जनवरी तक इसकी बिजाई करते हैं, क्योंकि इसको हम हर एक महीने में इसके हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, इसकी खुदाई कर लेते हैं। जी फसलें हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर बात करें तो कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको हम जड़ वाली सब्जियां कह सकते हैं। जी देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो गाजर आती है, फिर मूली है, फिर शलजम है और फिर चुकंदर है। ये चार प्रमुख जड़ वाली सब्जियां हैं जो भारत में मुख्यतः जो उत्तरी भारत के मैदानी भागों में आसानी से उगाई जा सकती है। जो इनका आप बात कर रहे थे कि इनका पौष्टिक क्या महत्व है, देखिए जड़ वाली सब्जियों की अगर हम बात करें तो इसमें जो गाजर है वो विटामिन ए, जिसको हम बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स, इसका बहुत अच्छा स्रोत है, जो कि हमारी जो आंखों की रोशनी है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए होता है गाजर में। इसके अलावा जो लाल वाली गाजर होती है उसमें लाइकोपिन भी होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और हमारे को जो ब्लड जो बोलते हैं जिसको रक्तचाप, उसको सामान्य बनाए रखता है। और इसके साथ साथ जो हीमोग्लोबिन है उसको भी बढ़ाता है अगर हम लाल वाली गाजर खाते हैं। और आजकल तो बाजार में काली गाजर भी उपलब्ध है, जिसको सामान्यतः हम जनरली खाते नहीं है, लोग प्रीफर कम करते हैं, लेकिन मार्केट में काली गाजर भी उपलब्ध रहती है। अगर उसको हम खाते तो हमें एंथोसाइनिन मिलता है, जो कि एक कैंसर विरोधी, जिसको हम कहते हैं एंटी कैंसरस कंपाउंड है, वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद एक बात आती है चुकंदर की। चुकंदर में बिटालेंस होता है, जो बीटरूट जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है और वो हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। आप देखते हैं कि जब पेशेंट कोई होता है, डॉक्टर के पास जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, थकावट होती है, तो डॉक्टर उसको सलाह देते हैं भाई चुकंदर खाइए आप, कच्चा जो चुकंदर है सलाद के रूप में। इसके बाद में सलजम आता है, उसमें जो सल्फर के जो कंपाउंड्स होते हैं बहुत अच्छी मात्रा में
होते हैं जिसको बॉडी को हमें रिक्वायरमेंट होती है, और एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल तीनों ही उसमें प्रॉपर्टीज है वो होती है। इनके साथ साथ इन्हीं सब्जियों में मिनरल्स अच्छी मात्रा में होते हैं, जिसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है, आयरन है। अगर इनकी मूली है उसकी पत्तियों की भी हम सब्जी बनाते हैं तो उससे हमें आयरन मिलता है। क्योंकि सर्दी वाला टाइम आ गया है, मौसम भी अच्छा होता है, वातावरण भी अच्छा हो जाता है, तो बीमारियों से बची रहती है। ये तो हो गए ये महत्व। इसके अलावा जो किसानों के लिए महत्व है कि ये एक तो ये क्या है, बहुत ही कम समय की फसल होती है। जैसे मूली है वो अक्टूबर से सितंबर से शुरुआत करते हैं उसकी बुआई, और हम जनवरी तक इसकी लगभग 3-4 फसल हम आसानी से ले सकते हैं उत्तर भारत के मैदानी मतलब थोड़े थोड़े समय पे वो साइज के अकॉर्डिंग, अगर छोटा साइज चाहिए है जी, और ये इन फसलों को हम इंटरक्रॉपिंग में भी शामिल कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारी दूसरी फसलें होती हैं जैसे कि मस्टर्ड है उसके बीच में भी हम मूली लगा सकते हैं, तो आसानी से उत्पादन दे देती है। और डॉक्टर साहब, अगर हम इनकी उन्नत किस्मों की बात करें जी, कि किसान भाई यही चाहते हैं कि भाई उन्नत किस्मों के अगर बीज लगाएंगे तो उनको उन्नत किस्म की मिलेंगे और बाजार में उनका भाव भी अच्छा खासा मिल सकता है। तो उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, अलग अलग हमें जी, देखिए इसमें 2 प्रकार की किस्में होती है। एक तो होती है यूरोपियन किस्में और एक होती है एशियाटिक किस्में। एशियाटिक जो किस्में होती है जिनको बोलते हैं एशिया क्षेत्रों में, जो कि थोड़ी गर्म मौसम में भी इसको हम लगा सकते हैं, और कुछ होती है जो ठंड में लगाते हैं। जो एशियाटिक किस्में होती हैं उनकी जो बुआई है, मतलब जो बीज की बुआई, वो हम लगभग जो गाजर है उसकी हम अगस्त से शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम बात करेंगे इसी विषय पर। एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप कहाँ से बोल रहे हैं? अपना नाम बताएं, जगह का नाम और सवाल पूछें। मैं तो कश्मीर से हूँ, यहाँ कश्मीर से बोल रहे हैं? से। अच्छा, आपका क्या नाम है? लतीफ अहमद रैना मैडम। लतीफ अहमद रैना। तो लतीफ जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप सवाल पूछ सकते हैं। सवाल तो मैडम मेरा ये है, जो यहाँ कश्मीर में बंद गोभी और फूल गोभी और ये सब्जी वगैरह लगाते हैं, उसमें तो एक कीड़े वगैरह लग जाते हैं। उसमें तो हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, ये उसमें तो हम क्या दवाई लगाएगा? ठीक है रैना जी। देखिए रैना जी, कौन से कीड़े लगते हैं आप सबसे पहले ये बता सकते हैं? उसमें तो जो सब्जी के ये पत्ते हैं उसमें तो एक दाना दाना वो लगते हैं उसमें। जी, देखिए जो अब गोभी की बात करते हैं, फूल गोभी और पत्ता गोभी की, तो इसमें 2 प्रकार के कीड़े लगते हैं। एक तो होता है डायमंड बेक। इसमें क्या होते हैं, इसके जो शिशु होते हैं, इसके जो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, और वो पत्तियों में छेद करते हैं और फिर वो तने में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी दवाएं बाजार में उपलब्ध होती है, कीटनाशक दवाएं, उनका भी आप यूज कर सकते हैं। या फिर जो दिन के सुबह के समय में आप देखते हैं तो इनके शिशु दिखाई देते हैं, उसको भी आप उठाकर और नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी जो है वो होता है एफिड, जिसको हम बोलते हैं माहू। ये क्या करता है, पत्तियों पर बैठता है और उनका रस चूसता है, जिससे कि पत्तियां सूखने लग जाती है और कुरकुरी हो जाती है। जो कि सरसों होती है उसका भी वो प्रमुख कीट है। तो इसके लिए आप इस पे आड़ चेपा जिसको बोलते हैं हम लोकल भाषा में जी, तो उसके लिए हम इसमें स्प्रे ना करें, और साफ पानी होता है उसका तेज रफ्तार से अगर स्प्रे कर देते हैं तो वो हट जाता है, साफ हो जाता है, हाँ वो मर जाता है। तो डॉक्टर साहब, हमारे सुनने वालों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं, सवाल तो हम पूछेंगे ही, लेकिन एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और तुरंत आपके पास आते हैं। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो विनोद, बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जिसके लिए चाहे हम अपनी सरकार की बात करें या
समय समय पर बहुत से कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जी बिल्कुल, जिसमें किसान भाइयों के लिए बताए जाते हैं कौन सी चीजें हैं, कौन सी योजनाएं हैं, क्या कुछ चल रहा है आगामी समय के लिए। ऐसी ही दिनांक 15 और 16 को राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का जो पूसा में है डॉक्टर सी सुब्रमण्यम सभागार, वहां पर इस तरीके की एक अभियान चलाया जा रहा है। और इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, आइए हम सब जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं। मित्रों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो हमने किया था खरीफ में, वो हमारे प्रकाश स्तंभ की तरह काम कर रहा है। कुछ चीजें देश भर से आई थी, उसमें एक चीज आई थी नकली पेस्टिसाइड, अमानक बीज, नकली खाद। अब उत्पादन बढ़ाना तो ये बुनियादी शर्त है। बेहतर बीज चाहिए, बीज कोई कहीं से टिपा ना दे, बीज आ कहां से रहा उसका सोर्स पता, ट्रेसेबिलिटी चाहिए। उत्तम प्रकार के बीज, उसकी व्यवस्था, खाद पहुंचे और समय पर पहुंचे। खाद की उपलब्धता एक विषय है, लेकिन खाद का वितरण दूसरा विषय है। वितरण की व्यवस्था में कहां खामी है? ऐसा तो नहीं कुछ को कम मिल रहा हो, कुछ को ज्यादा मिल रहा हो, कहीं ना कहीं वितरण में दिक्कत है। और वो करना जरूरी है, क्योंकि अगर लेट हो गए खाद में भी तो उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। इस चुनौती का भी, समस्या का भी समाधान ढूंढेंगे, क्योंकि ये किसी भी फसल के लिए, खरीफ की हो चाहे रबी की हो, प्राइमरी शर्त है। अच्छा बीज, अच्छा खाद, अच्छी दवाइयां, पेस्टिसाइड्स। मुझे लगता है कि राज्य इसकी तरफ ध्यान देंगे। मित्रों, सॉइल हेल्थ कार्ड का कोई उपयोग नहीं करता, कोने कुचारे में पड़े रहते हैं। कि हम रबी के अभियान के अंतर्गत ये चेतना विकसित करने का काम कर सकते हैं कि संतुलित खाद का उपयोग करना है तो पता तो चले कि माटी में है कौन से तत्व। अभी हमारा काम है कि कैसे सॉइल हेल्थ कार्ड का बेहतर उपयोग करके संतुलित उर्वरकों का उपयोग किया जाए। बोनी की सही पद्धति, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, क्यों ज्यादा बीज डालें, मैकेनाइजेशन कैसे बेहतर होगा। मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं, यहां से मैकेनाइजेशन की योजना है, ड्रिप स्प्रिंकलर के लिए भी प्रावधान है, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस के लिए भी प्रावधान है। तो हमको इन चीजों का अगर हम ध्यान नहीं देंगे, मुझे लगता है कि इन पर ध्यान देने की जरूरत है। अब दलहन मिशन की बात हो रही है, दलहन का रकबा बढ़ाना है, प्रोटीन की हमें जरूरत है। बड़ा हिस्सा शाकाहारी है जो दालों से ही प्रोटीन प्राप्त करता है। हम आयात कर रहे हैं, एलओपीज भी आ रहा है, बाकी दालें भी आ रही है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सेल्फ सफिशिएंट हम कैसे हो। अभी भी मैं चिंतित हूं, खरीफ की फसलों में भी कुछ दलहन का इलाका कम हो गया है, अलग अलग राज्यों की स्थिति, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? हमको रणनीति ऐसी बनानी पड़ेगी, नंबर 1, 2, 3, 4 ये उपाय करेंगे तो दलहन मिशन सफल होगा। आयात निर्यात नीति कैसी होनी चाहिए, उस पर आपका क्या मत है कृषि विभाग का? अगर तिलहन का, ऑयल सीड्स का उत्पादन बढ़ाना तो कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है? केवल मिशन लॉन्च करने से थोड़ी हो जाएगा ना। प्राकृतिक खेती का मिशन हमारा। अब प्राकृतिक खेती जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं की जाएगी तब तक कोई ऐसा थोड़ी कि हमने मिशन लॉन्च किया और लोगों ने प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। उसकी तैयारी, बीजामृत, घन जीवामृत, बायो रिसोर्स सेंटर, कई तरह की तैयारी उसके लिए करनी पड़ेगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान में जो खरीफ में काम किया वो अद्भुत हमको संदेश देके गया है। जमीन पे अगर हम जाते हैं तो किसान ध्यान से सुनता है, और किसान, वैज्ञानिक और एग्रीकल्चर का जो हमारा एक्सटेंशन का जो अमला है वो एक हो जाए तो तस्वीर पूरी तरह बदली जा सकती है। और इसलिए केवीके की भी जरूर सोचिए, एक टीम कैसे बन सकती है मित्रों। एक जिले में एक पॉइंट ऐसा हो गया कि जहां से जानकारी फटाफट किसान को मिल जाए। इसलिए इस पर भी मुझे लगता है राज्यों को ही ध्यान देने की जरूरत है। मित्रों, कुछ चीजें ढंग से प्लान करनी पड़ेगी। अब बाढ़ के कारण नई परिस्थितियां पैदा हुई कई जगह। अभी हमको 2 तरह की प्लानिंग करने की जरूरत है। नंबर 1, जहां फसल बीमा योजना है वहां फसल बीमा योजना का सही लाभ कैसे मिले, लेकिन जमीनी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। एक, फसल बीमा योजना का लाभ। नंबर 2, वहां अर्ली स्वेइंग हो सकती है, क्या फसल डूब गई, पूरी तरह नष्ट हो गई। अगर अर्ली स्वेइंग की जरूरत हो
तो बीज की उपलब्धता, कौन सी फसल, उसके बारे में हमको किसानों को गाइड भी करना पड़ेगा या उनकी सुन के उनको साथ देना पड़ेगा। इसकी रणनीति भी बनाइए। विकसित कृषि संकल्प अभियान फिर हम प्रारंभ करने वाले, हम मतलब मैं और आप, केंद्र और राज्य मिलकर। आप सहमत है ना? क्योंकि जब हम जाते हैं किसानों के बीच, वैज्ञानिक जाए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का अमला जाए, प्रगतिशील किसान जाए, तो चीजें निकल के आती है। अब पिछले विकसित कृषि संकल्प अभियान में ही 500 चीजें निकल के सामने आई जिस पर नए ढंग से रिसर्च की, शोध की जरूरत है। और हमने तय किया है कि अब रिसर्च और शोध होगा तो किसानों की समस्याओं को समाधान के लिए होगा, केवल पेपर प्रकाशित करने के लिए रिसर्च नहीं होगा। मुझे लगता है कि लैब टू लैंड जोड़नी चाहिए, और जोड़ने का काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ही करना चाहिए, आपके एक्सटेंशन के अमले को करना चाहिए, ताकि पूरा लाभ हमारे किसान को मिल सके। अभी जो जीएसटी की दरें कम हुई है, 18% से लेके मशीनों पे तो 5% हो गई है, वो किसान के लिए सौगात भी है, वरदान भी है। लेकिन रियल टाइम में किसानों को लाभ मिल जाए उसका, किस ट्रैक्टर पे कितने पैसे कम, किस मशीन पे कितने पैसे कम, वो लाभ रियल टाइम में जनता को मिल जाए, इसकी कोशिश भी राज्यों को करनी पड़ेगी। मैं यहां भी कह रहा हूं कि हमको भी मीडिया, सोशल मीडिया, पैम्फलेट, कृषि विज्ञान केंद्र, जितने तरीके से किस चीज पर कितने रेट कम हुए, इसलिए ऊपर ऊपर काम नहीं करेंगे, जमीन पे नीचे पूरी प्रामाणिकता से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से किसानों की टीम के रूप में हम साथ काम करेंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मेरा सपना है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो जैसा कि हमने पहले बताया आपको, जड़ सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन, अधिक लाभ के लिए बेहतर अवसर, और एक्सपर्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर गोगराज सिंह जाट। तो डॉक्टर साहब, बात चल रही थी कि इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? देखिए, मैंने बताया था कि 2 प्रकार की किस्में होती हैं, एक यूरोपियन, एक एशियाटिक। जो एशियाटिक किस्में होती हैं वो थोड़ा जल्दी लगा सकते हैं इनको हम अगस्त माह से, जैसे कि गाजर की किस्में एशियाटिक, उनको हम अगस्त के माह से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगस्त के माह में अगर कोई, अभी तो समय नहीं है, सितंबर का महीना चल रहा है, तो अगर कोई किसान अगर एशियाटिक किस्में लगाना चाहता है अभी, तो उसके लिए हमारे संस्थान में भी इसका बीज उपलब्ध है। पूसा रुधिरा नाम की किस्म है, वो किसान लगा सकते हैं। इसके अलावा पूसा मेघाली है, पूसा केसर है, पूसा वृष्टि है, और काली गाजर की अगर कोई खेती करना चाहते हो तो पूसा आसिता ले सकते हैं। अच्छा। और अगर यूरोपियन लगाना चाहते हैं जो कि ऑरेंज रंग की आती है, जो उसके लिए पूसा यमदागिनी और नेंटी से ले सकते हैं। अगर कोई किसान मूली की खेती करना चाहते हैं तो मूली की भी बहुत सारी किस्में उपलब्ध है, जिसमें पूसा हिमानी है, इसके अलावा जापानीज वाइट है, पूसा चेतकी है, पूसा रेशमी है, पूसा गुलाबी, पूसा जामुनी, पूसा मर्दुला, काशी, निशांत, ये किस्में लगा सकते हैं। अगर हम सलजम की बात करें तो सलजम के लिए हमारी संस्थान की किस्में है पूसा स्वर्णिमा, पूसा चंद्रिमा, पर्पल टॉप वाइट ग्लोब है, ये ले सकते हैं। और पूसा कंचन भी ले सकते हैं। पंजाब सफ़ेद 4 के नाम से भी एक एशियाटिक किस्म है सलजम की, उसका भी चयन कर सकते हैं। और चुकंदर की अगर लगानी है तो क्रिम्सन ग्लोब और डेट्रॉइट डार्क रेड, ये 2 किस्में हैं चुकंदर की। तो ये सभी किस्में किसान इनको ले सकते हैं एक अच्छी और अच्छे अधिक उत्पादन के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, किस्में जैसे आपने बताई, अभी मूली के लिए भी जैसे आपने काफ़ी सारी किस्में बताई है, गाजर के लिए भी बताई है, लेकिन क्षेत्र के अकॉर्डिंग किसान भाइयों को कैसे पता हो कि भाई मैं ये किस्म लगा रहा हूँ तो क्या इसकी खासियत है, कितने टाइम में ये हो जाएगी और कितनी पैदावार मैं इसकी ले सकता हूँ? जी, तो डिफरेंस उसको पता होगा तो तभी किसी एक किस्म का चयन कर पाएगा। जी देखिए, ये जो सारी किस्में हैं ये अच्छी और उन्नत किस्में हैं, जो कि नॉर्थ में अगर किसान इस समय लगाना चाहते हैं तो उनके लिए सभी ये किस्में उपयुक्त होती है, क्योंकि ये जो मुख्यतः जो इनमें किस्में हैं वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा रिलीज की गई है, और ये सभी टेस्टेड किस्में हैं
जिसको हम अपने पूसा संस्थान में डेमोस्ट्रेशन के लिए भी लगाते हैं। कटराइन हमारा संस्थान है, वहाँ भी हम लगाते हैं जो रीजनल स्टेशन है, और भी कई जगह किसान लगाते हैं। तो ये पूसा रुदिरा है, पूसा आसिता है, पूसा मेघाली है, ये अच्छी किस्में हैं, इनको आप लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया था यूरोपियन किस्में, वो नवंबर से उनकी खेती अगर शुरू करते हैं तो अच्छा है। और 3 महीने 90 दिन से लेके 120 दिन में ये खुदाई के लिए तैयार हो जाती है, गाजर की अगर बात करें तो। और मूली के लिए जैसे पूसा हिमानी है, ये लगभग 30 से 35 दिन में, और 40 दिन में लगभग 1 महीना 1.25 महीने में ये तैयार हो जाती है। और तो चुकंदर अवधि जैसे ये आपने बताई, फिर एक सबसे बड़ी समस्या आती है, वो आती है बीज कहाँ से खरीदें। जी। क्योंकि आज के टाइम जड़ वाली सब्जियों में आमतौर पे हम देखते हैं काफी चमकीले चटक बटक इनके पैकेट आते हैं, जी, जो हमारे किसान साथी हैं जल्दी आकर्षित हो जाते हैं उनके जी। और उस पर कुछ भी छाप देंगे, लंबी जैसे गाजर है या मूली उस पर लग जाएंगी जी, तो उनको नहीं पता होता है कौन सा बीज है, कहाँ से लेना है। तो क्या कुछ ऐसे प्रमाणित संस्थान है जहाँ से ये बीज ले सकते हैं और इजीली, मतलब हर जगह वो अवेलेबल हो? जी देखिए, अगर बात करें जड़ वाली सब्जियों की अभी, तो अगर गाजर की खेती करना चाहते हैं कोई किसान, तो हमारे पूसा संस्थान का जो साकी विज्ञान संभाग है, वहां से भी बीज ले सकते हैं। इसके अलावा जो बीज उत्पादन इकाई है पूसा संस्थान की, वहां से भी ले सकते हैं। जो हमारा एक सिंगल विंडो सिस्टम है, वहां पर जहाँ सब्जियों का बीज भी मिलता है और फसलों का बीज भी मिलता है पूसा में, वहां से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, उनको पूसा आना पड़ेगा पूसा? या जी, अभी पूसा आके बीज ले सकते हैं किसान। पूसा आना पड़ेगा। दूर दराज के, जैसे मैं पंजाब के क्षेत्र की जी, उनके लिए बता रहा हूँ, उस तरफ के तो कैसे पॉसिबल होगा? जी देखिए, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है जो लुधियाना में है, वहां से भी गाजर की और मूली की उन्नत किस्में विकसित की गई है। तो वहां के किसान वो मूली और गाजर की किस्में लगा सकते हैं। और जो हिमाचल में है, जैसे हमारा एक संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का, जो रीजनल स्टेशन है कटराई में, हिमाचल में, तो वहाँ के जो किसान है वहाँ से बीज ले सकते हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है सोलन में, नोनी में, तो वहां से भी किसान ले सकते हैं। आजकल हर राज्य में कृषि विश्वविद्यालय है, केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र है, सब जगह आपको कहीं ना कहीं, आप पहले ही अगर आप ऑर्डर कर दें कि मुझे इतना बीज इसका चाहिए, तो उस हिसाब से उपलब्ध हो जाता है। कितने समय पहले ये बताना होता है कि भाई हमें इतना बीज चाहिए, क्योंकि बीज की अवेलेबिलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग होती होगी? जी देखिए, सब्जियों का तो मुख्यतः आपको ज्यादा नहीं करना पड़ता कि मुझे बहुत ज्यादा इतना पहले बताने की जरूरत नहीं है। जैसे वो होता है, जैसे हमारे पूसा संस्थान में फल वृक्ष वाले पौधे होते हैं, उनका आपको बताना पड़ता है। आपको मार्च अप्रैल से शुरू होता है, इंडेंट देना जून तक चलता है कि मुझे इतने पौधे चाहिए। तो लेकिन सब्जियों के केस में ऐसा नहीं है, जितना उपलब्ध होता है, जो पहले आता है उसको मिल जाता है। तो डॉक्टर साहब, बातें और भी हम करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। दिल्ली से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि कुछ लोग किचन गार्डन यूज करते हैं, तो दूर दराज रहते हैं, हम तो दिल्ली से बोल रहे हैं, गांधीनगर दिल्ली से जी। हम आपके यहाँ से एक पैकेट लाए थे, 200 रुपए का पैकेट दिया था जी, सब्जियों का जी। तो वो बीज अगर हम कितने महीने बाद भी यूज करें तो वो ठीक तरीके से रहता है। और दूसरा, आप एक ये लोगों के लिए ऑनलाइन या कोरियर से भी ऑर्डर देने पर आप भेज सकते हैं, तो वो भी एक व्यवस्था बनाएं, क्योंकि पूसा तो हर एक व्यक्ति नहीं आ सकता दिल्ली से बाहर। जी, आपका अच्छा सुझाव है ये, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और इस पे भी विचार चल रहा है कि भाई हम कोरियर से बीज भेज सकें आपको। और जो आप सब्जी की किट की बात करें, 200 रुपए में उपलब्ध है। अगर आपने इस सीजन में लिया है और आप किसी कारणवश अगर सब्जियां नहीं लगा पा रहे, तो उसको अगले साल भी लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसका अंकुरण प्रतिशत है वो कम हो जाता है। जैसे कि अगर आपके 10 में से अगर 8 पौधे निकल रहे हैं, तो हो सकता है अगली बार 5 ही निकले या 4 ही निकले, ये कभी कभी हो जाता है। और अगर आप उसको सही जगह पे अगर बीज को रखते हो, जहाँ टेम्परेचर कम है, स्टोर रखते हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। जर्मिनेशन अगले साल तक आप उसको लगा सकते हैं, कम से कम 1 साल तो आप उसको ले सकते हैं काम में। मतलब प्रमाणित बीज है, उसमें कोई ऐसी समस्या होनी थी। बीज का जो उपचार है वो किया गया होता है। विनोद, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी ले लेते हैं। हेलो, हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कौन? दिल्ली से बोल रहा हूँ, राम रतन साहू। राम रतन साहू दिल्ली से बोल रहे हैं। तो राम रतन जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा सवाल है, जो चुकंदर और गाजर खाने में ज्यादा फायदा है या जूस निकाल कर पीने में? ठीक है। देखिए राम रतन जी,
अगर मैं आपको बता रहा हूँ, जूस भी ठीक है, लेकिन जूस उनको पीना चाहिए जिनको खाने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा हो, टेस्ट नहीं आ रहा हो, या जैसे हमने कुछ खाना खा रखा है तो फिर थोड़ा जूस ले सकते हैं। जूस में क्या है, थोड़ा आसानी रहता है कि भाई जूस पी लिया, खाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर आप खाकर किसी को लेते हो, जैसे चुकंदर है या गाजर, उसके साथ साथ में फाइबर भी जाते हैं शरीर अच्छा में, जाता है। और चबा के कहते हैं थोड़ा कसैला टेस्ट जरूर होता है, लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आप इसे दही में इसका रायता बना के खा सकते हैं, रायता बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, रोटी बना के, सैलेड में कई तरीके से थोड़ा सा स्वादिष्ट बना के खा कर लेंगे तो इसमें फाइबर आएंगे, आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। जूस की बजाय इसको चबा कर खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, और वापस विषय पे आते हैं। बात कर रहे थे हम कि बीज हम इनके कहाँ से लें, तो अभी जैसे अब हम बात करते हैं बीज ले लिए, तो क्या ये जो बीज हैं वो उपचारित आते हैं या फिर किसान को स्वयं उपचारित करने पड़ेंगे, और कैसे उसको उपचार करें? देखिए, अगर जो पैकिंग आती है तो उस पर लिखा रहता है कि अगर ये बीज उपचारित है। जैसे हमारे संस्थान में कुछ लोग किसान आते हैं, किसी को 8 किलो चाहिए बीज होता है, किसी को 15 किलो चाहिए होता है, तो उस हिसाब से पैकेट नहीं बनते हैं ना, कि जैसे किसी को 2 हेक्टेयर में लगानी है, किसी को 2 हेक्टेयर में लगानी है, तो वो बीज उपचारित कभी नहीं होता है। कभी कभी बीज होता है उपचारित, जो छोटे पैकेट आते हैं उसमें उपचारित होता है। तो उसमें आपको क्या करना है, जो बीज ले लिया, जैसे गाजर का 10 किलो बीज ले लिया, 1 हेक्टेयर में आपको अगर लगाना है, तो उसको जो पाउडर फॉर्म में जो दवाई आती है, फफूंदनाशक दवा, जिसमें थीरम भी हो सकती है, बाविस्टिन हो सकती है, कैप्टान हो सकती है, या कैप्टाफ हो सकती है, तो 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से, अगर 10 किलो बीज है तो 20 ग्राम दवा लेके उसके ऊपर सूखा उपचार कर लें उसको पूरा अच्छे से। मतलब सिर्फ पाउडर से ही आप तो उसको चिपक जाएगा धीरे धीरे, फिर उसको आप उसकी बिजाई कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बात, एक सवाल आता है कि गाजर की, मूली की बुआई तो कर दी और अब सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा, तो इसकी सिंचाई व्यवस्था का कैसे हमें प्रबंधन करना है? जी देखिए, बुआई के बाद में मैं पहले तो एक बात बताना चाहिए, जैसे आपने बुआई की, इसकी जो न्यूमेट्रिक सीडर आती है उससे की है या हाथ से की है, तो बुआई के बाद में क्या होता है, जब इसका अंकुरण होता है तब बीज इसके बहुत छोटे होते हैं, तो ये पास में निकल आते हैं। तो सबसे पहले तो है कि आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस रखनी है पौधों से पौधों में। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी, जो मुख्यतः जड़दार जो सब्जियां हैं उसमें लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर रखें एक पौधे से दूर। बीच के जो भी पौधे हैं उनको निकाल दें, क्योंकि अगर आप नहीं निकालेंगे तो जड़ की जो साइज है वो छोटी रह जाएगी, बाजार में बिकेगी नहीं। जड़ की साइज अच्छी और बड़ी होने के लिए बीच में पौधों की दूरी कम से कम 6 से 8 सेंटीमीटर रखें, और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर रखें एक से दूसरी लाइन की दूरी। और जो सिंचाई है, क्योंकि ये क्या होती है, जड़ वाली सब्जियां, इनकी बुआई हमेशा मेड़ों पर करनी चाहिए, मेड़ बनाकर, जो बंड में कराता है मेड़ बनाकर, उस डोली में इनकी बुआई करनी चाहिए, जिससे क्या होता है मिट्टी में इनकी जड़ें आसानी से चली जाती है और उनकी लंबाई बढ़ जाती है। और इसमें एक तो है कि जो कच्ची गोबर की खाद है उसका प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। कच्ची गोबर की खाद उसका प्रयोग करने से इसमें फोर्किंग हो जाती है, जिसका मतलब होता है कि एक ही जड़ में 5-6 जड़ें बन जाती है, छोटी छोटी अलग अलग, तो वो मार्केट में बिकती नहीं है आसानी से, तो वो नहीं करना चाहिए। कच्ची गोबर की खाद अगर हम यूज करते हैं तो वो जो उसकी गर्मी होती है ना, हाँ, वो भी कहीं ना कहीं हमारे बीज को खराब कर देती है। जी, वो जर्मिनेशन भी कम होता है उसमें, सही बात है। और जब सिंचाई करें तब उसको जो मेड़ होते हैं बंड, उनको आधा ही भरना चाहिए, पूरा नहीं भरना चाहिए, मतलब पानी ऊपर तक ना जाना चाहिए, आधा जर्मिनेशन अच्छे से हो। जी, तो डॉक्टर साहब चलते चलते क्या सुझाव देंगे आप 2 लाइन में बताएं? जी देखिए, सबसे पहले तो यह है कि बीज उसी स्थान से लें जहां पर प्रमाणित बीज मिले और विश्वसनीय स्रोत से बीज लें, सरकारी संस्थानों से बीज लें, सस्ता भी मिलेगा, उत्पादन भी अच्छा देगा। और दूसरी जो बात मैंने बताई थी कि बीज की बुआई के बाद में उसकी छटाई जरूर करें, जिसको बोलते हैं हम थिनिंग, बीच में 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी जरूर रखें जड़ वाली सब्जियों में, एक पौधे से दूसरे पौधे की। और जब भी आप सिंचाई करें उसके 3 से 4 दिन बाद में मिट्टी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि जड़ें धूप में निकल जाती है और हरे रंग की हो जाती है, जो कि स्वादिष्ट नहीं होती है, और उनमें सोलेनिन नाम का एक पदार्थ बन जाता है जो कि हमारे लिए सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। ठीक होता है। और उम्मीद है विनोद की सभी ने सुना होगा और इस बातों का खास तौर पर ध्यान रखेंगे। आज हमारे साथ एक्सपर्ट थे डॉक्टर गोगराज, प्रधान वैज्ञानिक, शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और अब मैं प्रतिमा शर्मा और मैं विनोद कुमार लेते हैं इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।